Okay, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a chapter number 3, and in that chapter, at the last, what we had learned about the carbon resistances, and we also know how to determine the carbon resistance from the color code, and vice versa. If the color code is given, you can find the value of the resistance. Vice versa, you can find the color code from the value of the resistance. So that kind of questions we had learned, and at the last we also learned about the Joule's law, or power produced in the resistance. So question number 17, at the last we had learned. So are you able to see the notes on your mobile? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. तो आई होप कि तुम लोग ये जो फिजिक्स के लेक्चर है उसका जो काम है, होमवर्क है, वो साथ साथ में करते होगे. ये जरूरी है कि आप जो भी यहाँ पे करवाता हूँ मैं, उसको आप विद इन 24 आवर लर्न करो. फिजिक्स में ये रिक्वायर्ड है, ये नेसेसरी है. मतलब अगर ऐसा करते रहोगे आप तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स. तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 17, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 अब हम डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 18 से लेके आज हम करेंगे अप टू द क्वेश्चन नंबर 24 तक, 25 तक हम डिस्कस करेंगे. ओके सर हाँ बोलो. सर આજે તો JW નથી. જો કોણ છે આ? તની. તનેશ. હા સર. હા, JW ક્યારે હોય છે આપણે બકા? સર સેટરડે. સેટરડે. હા ઓકે. 2 દિવસ નહીં ખાલી સેટરડે એમ. તો કેટલા મહિનો થવાયો બતાવે તો કઈ. મને તો કશું ખબર નહીં. ઓકે. So come to the question number 18. Question is explain the source of power produced in the electrical circuit. Now the question is on the last lecture we had seen when the current pass from the resistance, there is a electrical power is produced. On the last session we had discussed, we had learned that when the current is passed from the resistance, there is some power is produced. That means resistance में से जब करंट पास होगा तो कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. Power will be dissipated in the terms of heat energy. Now question arise that कि ये एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो that must be at the cost of some energy, because according to the conservation of energy, no energy can be produced without any cost. So the energy produced, heat energy produced here, that must be produced by the cost of, at the cost of some other energy. तो अब ये यहाँ ये रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ से आया? So that is what is the same question. क्वेश्चन अभी क्या है देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि explain the source of the power, explain the source of a power produced in the electrical circuit. मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसका सोर्स कौन सा है? तो फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल में ये सेल का, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर आपके मोबाइल में आ गया? देखो तो. यस सर. सो बेसिकली हाँ सर. ये आपके मोबाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सेल का फिगर? हाँ सर.
ओके फाइन। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, दिस इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब सपोज कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि उसके अंदर H2SO4 है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। अज्यूम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर H2SO4 है, तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन H प्लस होगा, SO4 2 माइनस नेगेटिव आयन होगा। बट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कोई एक आयन से पॉजिटिव आयन वो कोई एक इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो गए। पॉजिटिव आयंस कोई एक इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो गए एंड नेगेटिव आयंस दूसरे इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो गए। तो कोई एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। है वोल्ट, एंड वोल्ट इज नथिंग बट इट इज अ जूल पर कूलम। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के द्वारा दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। मतलब कि कुछ जूल पर कूलम डेवलप हो रहा है। अज्यूम करो कि ये जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। वैसे आपको पता है कि आपके पास जो पेंसिल सेल होता है ना, पेंसिल सेल, उसके वोल्टेज 1.5 वोल्ट होते हैं। तो इसका मतलब आज आपको जाके पता चलेगा कि भाई ये 1.5 का मतलब ऐसा हुआ कि 1.5 जूल पर कूलम। इसका मतलब ऐसा हुआ, मतलब ऐसा होगा कि when one coulomb charge passed from the cell, एक कूलम चार्ज जब सेल में से पास होगा, 1 कूलम चार्ज जब वो सेल में से पास होगा ऐसे, तो because of the chemical reaction it will gain a 1.5 joule of energy। तो सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि 1.5 जूल पर कूलम। उसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज जब वो सेल के अंदर से पास होगा तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको 1.5 जूल एनर्जी मिलेगा। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये जो एनर्जी है रेजिस्टेंस के अंदर, ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसका मेन सोर्स कहाँ पे? उसका सोर्स बैटरी के अंदर है। बैटरी के अंदर मतलब बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन है वो ये चीज प्रोवाइड करता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, which is the source of the power generated in the resistance? रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी एक्चुअल में कहां से आती है? तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से, जो ये जो एनर्जी है वो सोर्स के द्वारा
यहाँ पे सोर्स जो है, यहाँ पे जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा वो एनर्जी चार्ज को मिलता है और उसका चार्ज का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, एंड देन आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो फाइनली केमिकल एनर्जी का कन्वर्जेशन होगा चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में, एंड चार्ज का काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू द, इट विल बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी इन द रेजिस्टेंस। तो क्या फ्रेंड्स ये सोर्स आपको समझ में आया कैसा होता है, मतलब ये एनर्जी कहां से आता है वो समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर टू यू? सर वैसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से नहीं होता फिर से बोलो। सर, मतलब पहले तो ये जो बैटरी का जो एनर्जी है वो एक्चुअली पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट, मतलब सारा का सारा हीट में। मैं बोला ना कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज का मतलब क्या हुआ? दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज मोशन में आता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो चार्ज को मोशन में लाएगा, तो मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द मोशन ऑफ चार्ज, and that will be finally converted into the heat energy. Is that clear to you? यस सर। Okay. अब मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको कहीं से पावर को ट्रांसमिट करना है, पावर स्टेशन से कोई इंस्ट्रूमेंट पे पावर ट्रांसमिट करना है, तो उसको हाई वोल्टेज से अगर ट्रांसमिट करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। Now question is very important SQ kind of question. Important SQ kind of question के पावर ट्रांसमिशन ऑलवेज हाई पोटेंशियल से करना होता है, ऐसा क्यों? आप देखो आपके घर पे आसपास देखो तो ये जो आपने देखा कभी, आप यहाँ पे अहमदाबाद में तो नहीं होता है, पर अगर कोई सिटी में मतलब कोई विलेज में जाते हो तो वहां पे वो वायर्स जाते हैं, पता है आपको, ऊपर से, मतलब ओवरहेड पावर लाइन होती है, ओवरहेड पावर लाइन। वो अ, देखा कभी पावर लाइन देखा, 2 वायर्स मतलब जाते हैं ऊपर से, हाँ सर। तो उसके जो वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं पता है आपको? ये जो ओवरहेड पावर लाइन होते हैं उसके वोल्टेज कितने होते हैं पता है आपको? नहीं सर। सर 240। अरे वो 240 तो आपके हमारे घर में जो आता है ना वो 240 होता है, हमारे घर में जो आता है वो 240 आता है, वो तो बहुत कम है। बट ये ओवरहेड पावर लाइन जो होती है, जो पावर 1000। करती है, उसके पावर, उसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं। मैं बताऊं अभी आपको, 1000। उससे भी ज्यादा होता है कभी कभी। क्या आपके मोबाइल में ये सब दिख रहा है फ्रेंड्स? यस सर। ये ओवरहेड पावर लाइंस के ये फिगर्स आपको दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। और ये एक बंदा देखो, एक बंदा रिपेयर कर रहा है उसको। अच्छा, तो फ्रेंड्स इसके वोल्टेज कितने होते हैं? तो ये ओवरहेड पावर लाइंस के वोल्टेज जो होते हैं वो जनरली ये रहा, देखो देखो कितना लिखा, देखो आप देख लो एक बार। ये बाप रे। तो ये होते हैं टुडे ओवरहेड लाइंस आर routinely operated at the voltage exceeding 7,65,000 volts। ये देखा आपने
बट तो हमारे सर बट वो मेन पावर स्टेशन से 10,000 जितना नहीं जाता। वो डिपेंडिंग, वो आपको कितना ले जाना है वो तो डिपेंडिंग है, बट ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि वो ओवरहेड पावर लाइन में बहुत ही ज्यादा वोल्टेज होता है, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज होता है। तो देखो ये जो पावर लाइन्स है कभी कभी 100 वोल्ट भी होता है, कभी कभी वो 275 किलो वोल्ट से 400 वोल्ट भी होता है, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब एक चीज तो कंफर्म्ड है कि वो किलो वोल्ट में होता है, किलो वोल्ट, दैट इज कंफर्म्ड। अब मैं आपको ऐसा समझाने की ट्राई करूंगा कि अगर हम ये हाई पावर से ट्रांसमिशन करेंगे ना तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट अभी हमारा टास्क क्या है फ्रेंड्स? कशिश क्या टास्क है अभी, मुझे क्या समझाना है आपको? कि हाई वोल्ट क्यों नेसेसरी होता है, हाई वोल्टेज। हमको जो ट्रांसमिशन करना है वो हाई वोल्टेज से करना है तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये ओवर आपको प्रैक्टिकली हमने देख लिया, ये देख लिया कि ओवरहेड पावर लाइन जो होती है उसके वोल्टेज बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो हमने नेट में सर्च करके देख लिया। अब वो इतना ज्यादा करने का रीजन क्या है तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, सर वो स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ना। बस एग्जैक्टली, एकदम सही बोले आप, परफेक्ट। वो क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, 2-3 मिनट में, तो अभी बता रहा हूँ मैं। सोच लो कि ये पावर स्टेशन है, it may be a torrent power station or it may be anything else। ये पावर स्टेशन है और यहाँ पे P जितना पावर डेवलप हो रहा है, ये P जितना पावर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी को बाय ओवरहेड लाइन मुझे उसको बहुत दूर 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 तक ले जाना है। मतलब मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी को, नारायणपुरा में पावर स्टेशन है तो वहां से लेके सोच लो कि मुझे उसको ले जाना है पारडी पे, ये पावर को मुझे पारडी तक ले जाना है। तो उसके लिए मैं ये हमारे अहमदाबाद में तो ग्राउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पे अहमदाबाद में महानगर पालिका है तो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिक लाइन जो है ना वो जमीन के अंदर से जाती है, जमीन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। बट कभी भी अगर कोई आप मतलब विलेज में गए हो या कोई और सिटी में गए हो तो आपको पता होगा कि ओवरहेड लाइंस होती है सब जगह पे। अहमदाबाद में वो सब जमीन के अंदर से, सो आपके घर पे आसपास ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के वायर नहीं दिखेंगे आपको। बट सोच लो कि कहीं पे भी तो जा रहा है ना, कहीं से भी तो वायर के द्वारा ही जाएगा। अब सोचो कि वो नारायणपुरा में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको मुझे उसको ले जाना है, पार्टी तक ले जाना है, तो वायर के द्वारा ही हो जाएगा। अब द थिंग इज दैट द लेंथ ऑफ द वायर विल बी ऑफ द किलोमीटर्स, बिकॉज नारायणपुरा से लेके पार्टी तक मुझे ले जाना है। तो वायर का ये तो मैंने एग्जांपल दिया, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक मुझे पहुंचाना होता है। तो आपको ये पता होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। Am I right? R proportional to L by A. यस सर। तो यस सर। ओके, अब मैंने ये बताया कि ये जो वायर है उसके लेंथ तो बहुत ही ज्यादा होती है, वायर के लेंथ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एज अ लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लार्ज, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल आल्सो बी वेरी लार्ज। वायर का रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज्यादा होगा बिकॉज उसका लेंथ ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है और सपोज के यहां से आई करंट पास हो रहा है, और मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V वोल्ट से मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया है।
फ्रेंड्स ये यहाँ पे P जितना पावर डेवलप हो रहा है और मैंने V वोल्ट से उसको ट्रांसमिशन स्टार्ट किया है, V वोल्ट, और ये जो पावर लाइन है उसका रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस है, मतलब जहां पे उसका यूज करना होता है उसको हम लोड बोलते हैं, तो उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज तो कंफर्म्ड है कि अगर कोई रेजिस्टेंस आर में से आई करंट पास हो रहा है तो व्हाट इज द पावर लॉस, कितना पावर लॉस होगा? आई स्क्वायर आर। हाँ, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने डिराइवेशन किया था कि आई स्क्वायर आर जितना पावर लॉस हो रहा है तो इतना पावर लॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, पावर स्टेशन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो P है और उसको मैंने V वोल्ट से सप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ कि P is equals to VI. If the P is a power produced and it is transmitted with the voltage V and the current generated is I, then P is equals to VI. That was also the equation. ये भी एक इक्वेशन था। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो पावर स्टेशन में से जो करंट बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो पावर स्टेशन में से जो करंट बाहर निकलेगा वो P by V जितना होगा। Is that clear? यस सर। Is that clear to you? यस सर। तो पावर लॉस का इक्वेशन अब देखो, तो अभी पावर लॉस का इक्वेशन सोचो तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू R। तो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द पावर लॉस। और ये जो इक्वेशन है उसमें P क्या है? यहाँ पे P क्या है? तो यहाँ इनिशियल पावर। हाँ, ये जो P है that is the power produced at power station। वो तो पावर स्टेशन का जो कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस होता है, बट वो फिक्स्ड होता है। जैसे नारायणपुरा में पावर स्टेशन है उसका कैपेसिटी कितना है, तो वो अगर आपको देखना है नारायणपुरा का पावर स्टेशन का कैपेसिटी कितना है तो वो भी सर्च कर लेते हैं आप। वो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। मतलब ये कोई भी पावर स्टेशन का जो कैपेसिटी होता है ना वो फिक्स्ड ही होता है। कोई भी पावर स्टेशन का जो कैपेसिटी होता है वो फिक्स्ड ही होता है। मतलब कैपिटल जो ये जो P है वो फिक्स्ड है, वो दैट इज डिपेंड ऑन द पावर स्टेशन। तो अगर उसको मैं हाई, देखो मुझे पावर लॉस डिक्रीज करना है, यहाँ पे P फिक्स्ड है। ये जो फॉर्मूला आपने देखा, ये फॉर्मूला देखा आपने, लुक एट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखा आपने? यस सर। यहाँ पे P का वैल्यू फिक्स्ड है, वो जो भी पावर स्टेशन है उसका कैपेसिटी फिक्स्ड होता है और पावर लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है, लाइन का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो अगर मुझे ये पावर लॉस कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज कम करना, अरे ज्यादा करना। हाँ, तो अगर मैं हाई वोल्टेज से पावर को ट्रांसमिट करूंगा, हाई वोल्टेज से, तो ही पावर लॉस कम मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए पावर स्टेशन के बाजू में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना होता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना होता है। ये ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है वो आपको मैं चैप्टर नंबर 7 में सिखाऊंगा। तो पावर स्टेशन के बाजू में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, बट ये वोल्टेज सोचो, ये हाई वोल्टेज हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में ये किलो वोल्ट के वोल्टेज आ जाए और कोई वो उसको टच कर ले तो क्या होगा उसका? या फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, चिकन डिनर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें ऐसा ये हाई वोल्टेज पास हो जाए तो क्या होगा? सोचो। कुछ नहीं होगा, क्या ज्यादा से ज्यादा फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा सब कुछ पूरा। तो ये
जो वोल्टेज है यहाँ पे बढ़ाना होता है, वहां पे मतलब पावर स्टेशन के बाजू में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है, बट उसका यूटिलाइज करने से पहले उसको यूटिलाइज करने से पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वापस वोल्टेज कम करेगा। कम करेगा। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में ज्यादा डिटेल हम 7 चैप्टर में देखेंगे। बट किया क्या, पावर स्टेशन पे जो पावर प्रोड्यूस हुआ उसके बाजू में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, तो वो वोल्टेज को बढ़ा देगा। और जो ओवरहेड लाइंस होती है उसमें बहुत सारा वोल्टेज होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और हमारे घर पे उसको यूटिलाइज करने से पहले वापस से क्या करना होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का लगाना पड़ता है। आपने कभी कभी आपके घर पे आसपास सबस्टेशन देखा होगा, वहां पे स्टेप डाउन, हमारे घर पे आसपास जो ट्रांसफॉर्मर होता है सबस्टेशन के पास, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। और पावर स्टेशन के वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर है, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मर है, आप देखना नारायणपुरा पावर स्टेशन आईईसी में जाना, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई कि हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन करने से ओहमिक लॉस आप डिक्रीज कर सकते हो, पावर लॉस डिक्रीज कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गया फ्रेंड्स? हाँ सर। गर्मियों में तो पावर लॉस बढ़ जाएगा ना? देखो यहाँ पे वो जो सब पैरामीटर्स होते हैं, डेफिनेटली अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट वो जो वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का विद द टेम्परेचर, वो कंसीडरेबल बहुत नहीं होता है। मतलब सपोज के विंटर में अगर पावर लॉस ये ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पावर लॉस अज्यूम करो कि 1000 किलोवाट है, तो गर्मियों में वो 1005 किलोवाट होगा। मतलब उसका बहुत मायने नहीं रखता है। तो इतना भी वेरिएशन देखो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो हम कह सकते हैं कि 20 to 25 होगा, एवरेज टेम्परेचर द होल 24 आवर्स। तो विंटर में वो टेम्परेचर होगा 20 से 25 तक, और गर्मियों में वो कितना हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर, 35 से 40 तक हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन नहीं आ रहा है, 10-20 डिग्री का ही वेरिएशन आता है। तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, सो पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट वो दैट इज नॉट सो मच कंसिडरेबल with respect to the power we are using. Is that clear to you? यस सर। Okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अब कोई पूछे कि why we required high voltage transmission line for the power transmission, तो इसका एक ही लाइन का आंसर है to reduce the ohmic loss or to reduce the power loss. And number 2, second MCQ, second question, which device is used for the increasing and decreasing the voltage? तो आप कह सकते हो कि step up transformer is used for the increment of the voltage and step down transformer is used for the decrement in the voltage. Is that clear to you, friends? Yes sir. Okay. So let us get back to the new topic. तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। यप, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमने डिस्कस किया। सर हाँ बोलो। सर पर ऐसा नहीं होता कि मेन पावर स्टेशन से तो डायरेक्टली नहीं आता, वो बीच में वो सब पावर स्टेशन वगैरह में जाता है, तो उसकी क्या जरूरत पड़ती है? नहीं, उसको डिवाइड करना होता है ना अलग अलग एरिया में, वो मेन स्टेशन से अलग अलग एरिया में डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए वो वहां से मेन स्टेशन में से कहीं पे जाएगा और वहां से डिवाइड होगा अलग अलग जगह पे। तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, पैरेलल कनेक्शन। वो करते हैं वो लोग, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। वो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है अभी। आपका क्या क्वेश्चन था कशिश, क्या क्वेश्चन बोले थे आप? सर मैंने खाली, अरे वो बीच में से एक ऐसे सिटी सब स्टेशन होता है, फिर
एक कमर्शियल सबस्टेशन होता है, एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए सबस्टेशन होता है अलग से, तो इन सब का क्या जरूरत होता है, वही पूछ रही थी। हाँ तो वही है कि अलग अलग देखो डोमेस्टिक में जो वोल्टेज आता है वो अलग है, फिर वो जो इंडस्ट्रियल पर्पस है उसमें जो पावर ट्रांसमिशन करना होता है वो अलग होता है। तो वो सब वो सारी चीज ऐसा है कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग चेंज करते हैं। बट एक चीज कंफर्म्ड है कि हाई वोल्टेज से ही ट्रांसमिशन करेंगे, चाहे कहीं पे भी ट्रांसमिशन करना हो। और वो हाई वोल्टेज के लिए वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना ही पड़ेगा। वो तो जहाँ पे सप्लाई करना है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग सबस्टेशंस का यूज करते हैं, वो चीज ठीक है। बट उसका अभी आपको जरूरत नहीं, अभी तो आपको उतना ही समझना है कि क्यों हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन किया। इज दैट क्लियर टू यू? दैट थिंग इज क्लियर टू यू? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 7, 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन एज ए एसक्यू आपको प्रिपेयर करना है एज ए एसक्यू। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अब के अभी जो टॉपिक है वो शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, हाउ द रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड इन द डिफरेंट वे। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है। तो एज वी नो द रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन द सीरीज, कैन बी कनेक्टेड इन द पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और इज आल्सो पॉसिबल। तो आज का हमारा जो टास्क है वो वी विल गोइंग टू डिराइव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, then we are going to discuss the effective resistance of the parallel combination। तो अब हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव रेजिस्टेंस के फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके तो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। तो अभी जो थ्योरी है वो तो आपको पता ही है। तो कोई मुझे बताएगा सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? तो जिसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, मतलब सेम नहीं रहता पर करंट सेम रहता है। Perfect. If the resistance are connected in such a manner that the current flowing from each resistance are same, the current flowing from each resistances are same, then it is said to be a series combination of the resistance. If the resistors are connected in such a manner that the current flowing from each of the resistance is remaining the same, then it is said to be a series combination of the resistance. So in the figure, I had just considered two resistances in the series. क्या आपको ये फिगर दिख रहा है? यस सर। I had just shown two resistances in the series. Okay. So सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन लिखना है। If the resistance are connected in such a manner that the current flowing from each resistance are remaining same, then it is said to be a series combination of the resistors. Let V1 be the potential across the resistance R1. Let V1 is the potential across the resistance R1 and V2 is the potential across the resistance R2. तो कोई मुझे बताएगा V1 इसी को मुझे क्या लिखना चाहिए? Across the across the resistance R1 the potential is assumed to be V1, potential difference, and across the resistance R2 the potential difference is assumed to be a V2. तो मुझे ये बताओ कि V1 is equals to क्या लिखना चाहिए? According to the Ohm's law, potential difference across the two ends of a resistance is V and the current flowing through it is I, then V by I is equals to R. तो V लिखना चाहिए IR1
यहाँ पे मुझे I1 R1 लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों? Because current flowing from every resistance will be the same. So IR1 V2 is equals to IR2. बट अगर याद करो सेकंड चैप्टर, अगर आपको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, सारे पोटेंशियल का एडिशन करना पड़ेगा. सीरीज में पोटेंशियल का एडिशन होता है, करंट सेम रहता है, बट पैरेलल में क्या होता है पता है आपको? पोटेंशियल सेम रहता है, करंट रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए करंट का एडिशन होता है. पैरेलल में करंट का एडिशन होता है एंड पोटेंशियल सेम रहता है. तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2. तो IR1 प्लस IR2. कैन आई टेक I कॉमन? क्या मैं I को कॉमन ले सकता हूँ? यस और नो? यस सर. So V by I is equals to R1 plus R2. चलो, now if effective resistance is a R series, then I can say according to Ohm's law, R series equals to net voltage upon net current. Equation number 2. अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ RS इज इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल अपॉन नेट करंट. तो नेट पोटेंशियल V है, करंट I है, तो RS इज इक्वल्स टू V बाय. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we come to know that the resistance in series combination, effective resistance of series combination is the addition of each resistance which are connected in series. So that is for the two resistance. अगर सपोज के n number of resistance are connected in series, अगर n number of resistance are connected in series तो मुझे क्या लिखना चाहिए? RS is equals to, if n number of resistances are connected in series then I should write R is equals to RS equals to R1 plus R2 plus dot Rn. perfect. चलो, Sir, can you explain this again, please? I have not understood. कौन बोला? Sir, it is me, Vinit Solanki. हाँ, कहाँ से एक्सप्लेन करूं मैं आपको? ये जो है ना RS is equal to R1 plus R2 उधर से from second one. मतलब इक्वेशन नंबर 2 तक वहां पे थे आप? हाँ थे, मतलब था, I was there. ओके, तो इक्वेशन 1 को देख लो, इक्वेशन 2 को देख लो. तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से इक्वेशन 1 and 2 को देख लो. तो इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि RS इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से V by I is equals to RS, V by I is equals to R1 plus R2. तो RS is equals to R1 plus R2. But that is for the two resistance. Now I had assumed that there are n number of resistors are connected in a series. For n resistances in series, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो डायरेक्टली हम एक्सेप्ट करेंगे. तो फॉर n resistances in a series, तो what should be the formula friends? तो फिर ये जो इक्वेशन है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n resistances. Is that clear to you? Is it clear? Yes, sir, I got it. Now for n equal resistance, each having a value R. तो अब now suppose n equal resistances are there and each one is having a value R. तो क्या होगा? तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? सबका वैल्यू R है तो बताओ क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? NR. NR. R plus R plus R plus R n times, so it will be a NR obviously. So if n equal resistances are there then the effective resistance becomes NR.
ओके, चलो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात खत्म हुई। अब मैं करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। तो मुझे ये बताओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? वोल्टेज। If the resistances are connected in such a manner that their potentials are remain the same, that means their end terminals are connected together, both sides. If the resistances are connected in such a manner that their potential remaining the same, मतलब के उसके जो end terminals है उसको साथ साथ में connect किया हुआ है, then that kind of configuration is known as a parallel combination of the resistances. तो अगर ऐसा है तो उसके लिए मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब फ्रेंड्स मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन द फिगर आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अज्यूम करते हैं कि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। Assuming that the 3 resistances are connected in parallel, तो फ्रेंड्स पैरेलल में क्या होता है कि सारे रेजिस्टेंसेस के एंड टर्मिनल साथ में कनेक्टेड है। तो मतलब जो भी पोटेंशियल यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो वो रेजिस्टेंस 1 में भी मिलेगा, रेजिस्टेंस 2 में भी वही पोटेंशियल अप्लाई होगा एंड रेजिस्टेंस 3 में भी वही अप्लाई होगा। Let the current flowing from the R1 is a I1, current flowing from the resistance R2 is a I2, and current flowing from the resistance R3 is equals to I3. तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो नेट करंट है वो डिवाइड हो रहा है, I डिवाइड हो रहा है I1, I2 एंड I3 में। जो नेट रेजिस्टेंसेस है, अच्छा फ्रेंड क्या मेरी बात आप सुन सकते हो? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो फ्रेंड्स ओके, अब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल सेम है, तीनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल सेम है, करंट उसके अंदर I1, I2, I3 है और नेट करंट जो सर्किट का है वो I है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस 1 का पोटेंशियल कितना होगा? तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, बट V1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? Same है। हाँ, सारे रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल सेम ही रहेगा। तो V इज इक्वल टू I1 R1, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि I1 इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? V by R1. सिमिलरली दूसरे रेजिस्टेंस के लिए देखें तो V इज इक्वल टू I2 R2, तो मुझे ये बताओ कि I2 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? एंड सिमिलरली फॉर द रेजिस्टेंस नंबर 3 आई शुड राइट V इज इक्वल टू I3 R3, तो I3 मस्ट बी इक्वल टू V by R3। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेट करंट जो सर्किट का रिजल्टेंट करंट है तो उसका वैल्यू ऐसा मैं कह सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 है। लुक एट दिस जंक्शन, तो करंट और नेट करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फ्रेंड्स I1 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So take a V common from all the terms.
So this comes out to be a 1 upon R1 plus a 1 upon R2 plus 1 upon R3. So friends, I by V is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now let be this equation 1. Now suppose effective resistance in a parallel combination let assume to be the R parallel. So friends, I can say that according to Ohm's law, R parallel equals to V by I. That's why 1 upon R parallel is equals to, I should write I by V. Is that clear to you, friends? Yes, sir. From the equation number 1 and 2, I can say 1 upon R parallel is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus up to, ये 3 रेजिस्टेंसेस के लिए है. तो अगर n रेजिस्टेंसेस होते तो वैसे ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. ये मेथड, ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअली रिवीजन है. तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है तो आई कैन से 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn is equals to 1 upon R parallel. क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर. चलो मुझे ये बताओ कि n इक्वल रेजिस्टेंसेस है. If n number of equal resistances are connected in parallel, n equal resistances are connected in parallel. तो n upon r वो 1 upon R parallel equals to n by R होगा. तो R parallel क्या होगा? r by n. तो यहाँ पे R S is equals to NR है, बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो हो जाएगा R by N. Is that clear, friends? हाँ सर. तो ये हुआ रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी. तो अब मैं कुछ उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूं, तो उसका आंसर मुझे बताने की ट्राई करना. चलो, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आ गया होगा. वन मोर थिंग, अगर दो ही रेजिस्टेंस है, पैरेलल में दो ही रेजिस्टेंस है, तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 अगर उसको सिंप्लीफाई करते हो एंड RP को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो इट विल बी R1 R2 upon R1 plus R2. अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो एंड RP को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. सो दिस इज इजियर फॉर्मूला फॉर द टू रेजिस्टेंसेस. चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछने वाला हूं, आप उसका सोच के आंसर देना, सोच के समझ के आंसर देना. A 36 ohm wire is bent to form a circle. Find effective resistance between two diametrically
opposite points. चलो सोच के आंसर दो. This is the question. A 36 ohm wire is bent to form a circle. तो आपको diametrical opposite point के बीच में effective resistance find करना है. चलो, anybody will give the answer? R/2 pi है. Wrong answer. सर 36 ही नहीं होना चाहिए. पता नहीं, आप सोचो बताओ. सर 36 ही होना चाहिए क्योंकि Wrong answer. नहीं. सर 18. थोड़ा और सोचो. 72. 72 कौन बोला? मैं कशिश. Wrong answer. सर नहीं समझ आ रहा. सर 9. सर Nine क्वेश्चन कौन- 9 कौन बोला? 9. श्रेया. Shreya, you got the right answer. 9 ohm is the right answer. राइट. Yeah. So कैसे होगा सोचो. देखो मेरी बात सुनो. सबसे पहला काम, जो 2 पॉइंट के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वहां से सबसे पहले टर्मिनल्स निकाल दो. आपको जिन 2 पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वहां से टर्मिनल्स निकाल दो. तो यहाँ पे मुझे डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो वहां से टर्मिनल्स निकाल दो. तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है. अब यहाँ पे 36 ओम का वायर है, तो जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसका भी 18 होगा और नीचे का सेमी सर्कुलर आर्क का भी 18 होगा. अब देखो तो ये A एंड B के बीच में है, ये 18 एंड 18 आर कनेक्टेड इन विच काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? पैरेलल. पैरेलल. तो फिर बिटवीन द AB इफेक्टिव रेजिस्टेंस 18 into 18 अपॉन 18 plus 18 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम. या फिर आप ऐसे शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो कि अगर 2 equal resistance are connected in parallel, then effective is equals to half of them. So 18 by that is a 9 like. चलो, क्या अभी ये समझ में आया आपको? हाँ सर. चलो, सर और मुझे समझ में नहीं आया. हाँ, तो देखो फिगर देखो तो समझ में आ जाएगा. फिगर को देख लो. तो बस ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा मैं कि ऐसा भी हो सकता है. क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर वायर सेम ही है तो रेजिस्टिविटी भी सेम ही रहेगी. हाँ, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, पर मैंने रेजिस्टिविटी थोड़ी नहीं पूछा हुआ है, मैंने तो रेजिस्टेंस पूछा हुआ है. हाँ सर, तो लेंथ भी सेम है, एरिया भी, क्रॉस सेक्शन सब. नहीं, चल मैं तेरे को एक सिंपल करके देता हूँ. देख, ये 2 पॉइंट है राइट, A एंड B. ओके. हाँ सर. यस सर. उसका रेजिस्टेंस अभी R है राइट. ओके. अब मैं उसको बीच में से बेंड करके ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट C है. तो अब A एंड C के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ उसका हाफ हो जाएगा बट क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा. देखो तो सर हमने तोड़ के मतलब थोड़ी नहीं, ये तो हमने बेंड किया हाँ, है. वही तो किया लाइक है. ये दोनों सेम ही हुआ, ये दोनों केस सेम ही है. देख ले, तो ये दोनों सेम ही हुआ. बेंड करके कनेक्ट कर दिया, वही हुआ. देख ले तू, वायर था उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, और 2 पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है. तो भले ही ना पहले 36 था, बट अब क्या होगा, अब जो दो पॉइंट पे फाइंड करना है उसमें 2 ब्रांचेस पैरेलल में आ गई, तो ये दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस कितना कितना होगा? 18. तो यहाँ पे भी वही हुआ, 18 18. तो यहाँ पे भी 9. इज दैट इट इज द सेम थिंग.
सर तो वायर इंसुलेटेड नहीं होना चाहिए ना? क्या आप इंसुलेटेड की बात कर रहे हैं? तो ये हमने बैंड ही तो किया है, हमने एक्चुअली मतलब पूरा वायर थोड़ी लिया है। अच्छा मेरी बात सुन चल, मेरे पास 36 ओम का वायर था, राइट? अब तेरे को तेरे लैंग्वेज में सिखाता हूँ। ये 36 ओम का वायर है, राइट? ओके सर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट में। तो ये जो दो पार्ट है देखा आपने, ओके? हाँ सर। अब मैं उसको आर्क बना के उसको जोड़ लेता हूँ, ओके? हाँ सर। बोल अब क्या, कोई प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं, अब बराबर है। बस तेरे लैंग्वेज में समझा दिया मैंने, बस। ओके, हाँ सर। यस सर। हो गया ना क्लियर? हाँ सर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 ohm wire is a bent to form a equilateral triangle. Find effective resistance between any 2 point, between any of 2 point, between any two vertices. यहाँ पे एकदम बारिश हो रही है, देखो यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है। तो अभी ये लाइट चली गई है, मेरा पिक्चर आपको, वीडियो आपको मतलब प्रॉपर नहीं दिखेगा, बट मेरी आवाज आप सुन पा रहे होगे। है सर, बारिश हो गई। यहाँ पे भावनगर की बात कर रहा हूँ मैं, भावनगर में हूँ ना अभी। अच्छा। तो बताओ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर 8। 12. 8 ohm is the right answer. 8 ohm is the right answer. अब देखो यहाँ पे 36 ओम वायर को मैंने बेंड किया इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल के हर एक जो ब्रांच है, हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 12 ओम होगा। इज दैट क्लियर टू यू? बट जो दो पॉइंट पे आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वहां से आपको टर्मिनल्स निकालना है। तो ये टर्मिनल्स निकालने के बाद आपको पता चलेगा, ये टर्मिनल्स निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऊपर का जो 12 एंड 12 है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है, सीरीज में। तो उसका 24 होगा, और 24 के साथ ये 12 कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है, पैरेलल में। तो बिटवीन द ए बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 into 12 upon 24 plus 12. So it is comes out to be a 8 ohm. Shreya, it is clear to you now? Shreya, Sir. is it clear? सर वापस बोलो ना एक बार। हाँ, 30 ओम को इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने कन्वर्ट किया। तो ट्रायंगल की हर एक साइड जो है उसका रेजिस्टेंस 12 12 हो जाएगा। ये तो समझ में आया आपको? 36 डिवाइड बाई 3। यस सर। अब जो पॉइंट पे आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, वहां से टर्मिनल्स निकालना है, ये चीज मेन है। तो ये टर्मिनल निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो पाथ है वो एक ही पाथ है। तो मतलब ये एक ही पाथ है, ये जो पाथ है वो एक ही पाथ, मतलब ये सीरीज हो गया। और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके साथ ये पैरेलल में आ गया। देखो, इज दैट क्लियर ऋषि? सर नंदीश ने पूछा था। हाँ नंदीश, इज इट क्लियर टू यू? यस। तो ये 12 एंड 12 इज कम्स आउट टू बी इन द सीरीज, उसका 24 हो जाएगा, और उसके साथ 12 ओम जो है वो पैरेलल में हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? यस। ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 ओम वायर
is bent to form a square. 36 ohm wire is bent to form a square. अब यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करना है. Find effective resistance number 1 between two opposite points, and number 2 between two adjacent point. सर ऑपोजिट का 9 है. सही बात है, अपोजिट का 9 आएगा. और एडजेसेंट. ट्वेंटी 7/4. सोचो. हेलो, हाँ बोलो. हाँ बोलो. बोलो. તમે મને અઢી વાગે ફોન કરો ને, 2:30 વાગે એક્ઝેક્ટ લેક્ચરમાં છું ને, 2:30 વાગે ફોન કરો. सर और एडजेसेंट में 4.5 होगा. 4.5 is the wrong answer. सर 27/4 नहीं हो रहा. हाँ, 27/4 is the right answer. 27/4 is the right answer. Okay. देखो केस नंबर 1, तो उसमें मुझे अपोजिट पॉइंट कंसीडर करना है. तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ये आपको याद रखना है कि जिन 2 पॉइंट पे आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, वहां से टर्मिनल्स निकाल दो. टर्मिनल्स निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में. ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 36 है तो हर एक ब्रांच का 9 ओम होगा. हर एक ब्रांच का 9 ओम होगा. तो अब सोचो, तो टर्मिनल्स निकालने के बाद पता चल गया होगा कि ये जो ब्रांचेस है दोनों वो सीरीज में है, तो उसका 18 ओम होता है. और नीचे के जो 2 ब्रांचेस है वो भी सीरीज में है, उसका भी 18 होगा. बट ये 18 एंड 18 ये दोनों पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में है. ये दोनों जो ब्रांच है वो वापस से पैरेलल में है. तो व्हाट शुड बी द इफेक्टिव बिटवीन द ए बी? तो 18/2. तो यहाँ पे ए बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस 9 ओम. If two equal resistors are connected in parallel, then effective is reduced to half. If n number of resistances are connected in parallel, the effective resistance will be equals to R by n. तो अगर 2 है तो R by 2 होगा. चलो अब केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या करना है आपको कि एडजेसेंट पॉइंट पे आपको फाइंड करना है. तो एडजेसेंट पॉइंट से टर्मिनल्स निकालूंगा. तो ये सोच के बोलो कि जो ये ऊपर के 999 ओम के 3 रेजिस्टेंस जो है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे? सीरीज में. उसका हो जाएगा 27 एडिशन, तो 27. और उसके साथ ये नीचे का जो 9 है वो पैरेलल में आ जाएगा. तो अभी जो ए एंड बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 27 एंड 9 का पैरेलल. तो 27 into 9 अपॉन 27 plus 9. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 27 into 9 अपॉन 27 plus 9, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 27 plus 9. तो ये आपको मिलेगा 27/4 ओम. तो इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अभी इसके बेस में दे रहा हूं मैं आपको, वो आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए.
and the question is on the same track. Once again, I am taking a 36 ohm wire is bent to form a circle. Find effective resistance between points A and B. तो आपको A एंड B पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है. वैसे फिगर दिया हुआ है आपको. ये जो पॉइंट है A एंड B, ये जो पॉइंट A एंड B जो है, A एंड B जो पॉइंट है वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. इट इज द फॉर्मिंग एंगल 60 डिग्री. द आर्क at the point A and B is forming angle 60 degree at the center. चलो ये दिया हुआ है. So now we require to find the effective resistance. चलो सोच के समझ के बताओ. चलो है कोई माइका लाल? सर आर्क की लेंथ की फॉर्मूला क्या है? 18 ओम इज द राइट. 18 ओम किसी ने बताया तो वो रॉन्ग आंसर है. अरे लेंथ की आर्क लेंथ की फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. थोड़ा दिमाग लगाओ तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला का जरूरत है ही नहीं यहाँ पे. सर 180 upon 36. 180 अपॉन 36 कितना होगा? 5. या कौन बोला? विश्वास. हाँ यस सर हूँ बोले. 5 ओम इज द राइट आंसर. चलो तनिष मुझे ये बताओ कि ये 60 डिग्री है, वो 360 का कितना पार्ट है? 6.1. पूरा सर्कल है, उसका रेजिस्टेंस 36 ओम है. तो ये जो स्मॉलर आर्क है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर आर्क बोलो कितना होगा? 1/6 ऑफ आर मतलब 36 मतलब 6. 6. तो रेजिस्टेंस ऑफ हाँ सर पता चल गया. smaller arc will be equals to 36/6. तो 6 ओम होगा, तो नीचे का 6 ओम होगा. टर्मिनल्स निकालना पड़ेगा आपको. और ऊपर का कितना होगा? ऑब्वियसली 30. हाँ. एंड वो दोनों आर्क कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? Parallel. पैरेलल. Resistance of the bigger arc is equals to 36 ohm, 30 ohm. Now both are in parallel. अब दोनों पैरेलल है.
now resistance between the AB is equals to 6 into 30 upon 6 plus 30, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 ओहम होगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? ये फ्रेंड्स समझ? Yes, sir. ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं अभी खत्म करने वाला हूं, बट बिफोर दैट आज हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किया। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको होमवर्क में दे सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 24 क्या होमवर्क में दे सकता हूं मैं? हाँ सर। Differences between the series and parallel combination. Can it be given to the homework? Difference between the series and parallel combination. Yes, sir. तो आज का जो होमवर्क है आपका वो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 24 तक आपको एक एक बार लिखना है। 18 से लेके 24 तक आपका होमवर्क एक एक बार है। तो यहाँ पे मेरा सेशन में आज का यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। तनिष कल जो है वो हमारा JEE का लेक्चर है 1 o'clock। ओके सर सर कल फ्राइडे हाँ सर, कल Saturday Friday। होता है। हाँ, तो कल फ्राइडे है ना, तो कल तो रेगुलर रेगुलर लेक्चर। सैटरडे को जो होता है वो JEE है, तो कल तो रेगुलर लेक्चर ही है। ओके, तो आज का सेशन ओके सर। में फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय। सर बोलो। sir, can you send me this PDF because I don't have these notes. मुझे just send me the hi on WhatsApp. I will give you the send. I will send you. Okay, sir, I will do. Yeah, sure.